हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम डिस्कस कर रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट और ये इस चैप्टर की थर्ड वीडियो है। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन AIPMT 2002 में पूछा गया। क्या कहता है ये क्वेश्चन? मैग्नेटिक फील्ड ऑफ गिवन लेंथ ऑफ वायर फॉर सिंगल टर्न कॉइल इज B एट सेंटर। एक वायर है हमारे पास, कुछ भी लेंथ हो सकती है उसकी। मैंने मान लिया ये वायर है, मान लेता हूँ L लेंथ है। इसको मोड़ के एक सर्कुलर कॉइल बना दिया गया, एक सर्कुलर कॉइल बना दी गई है ना, जिसमें एक ही टर्न है। उसके बाद इसके नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दिए गए, है ना। नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दिए गए तो मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने पे ऑब्वियस है जो लूप बनेगा वो थोड़ा छोटा हो जाएगा, है ना। इसमें इन्होंने 2 दिए हुए हैं, मैं n मान लेता हूँ, n टर्न्स है, ठीक है। और n की वैल्यू 2 है। पहले मैग्नेटिक फील्ड B था तो बाद में मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, ये हमारा क्वेश्चन है। इसके लिए मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ कि जब नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दिए जाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाता है। जो मैग्नेटिक फील्ड हो जाता है वो n स्क्वायर टाइम्स ऑफ इनिशियल वैल्यू हो जाता है। पहले अगर B था तो n स्क्वायर टाइम्स ऑफ B हो जाएगा, n स्क्वायर टाइम्स बढ़ जाएगा, ठीक है। यहाँ n की वैल्यू 2 है तो मैग्नेटिक फील्ड 4B, यहाँ हम लिख सकते हैं, डिटेल में देख सकते हैं, 2 का स्क्वायर टाइम्स ऑफ B यानी कि 4B हो जाएगा। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन AIPMT 2002 में पूछा गया। इसमें लॉरेंट्ज फोर्स के बारे में जिक्र किया गया। जब एक चार्ज पार्टिकल जिस पर चार्ज दिया गया है Q, वो मूव करता है कैसे रीजन में जहां इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो उस पर कितनी फोर्स लगेगी? तो स्टूडेंट्स, अगर कोई चार्ज पार्टिकल ऐसे रीजन में मूव करता है जहां सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उस पर फोर्स लगती है F इज इक्वल टू QE, ये इलेक्ट्रिक फोर्स। और अगर ऐसे रीजन में मूव करता है जहां सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड है तो उस पर फोर्स लगती है लॉरेंट्ज मैग्नेटिक फोर्स, क्यू वी क्रॉस बी। जो ऊपर वाली है ये इलेक्ट्रिक फोर्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लग रही है, और ये जो नीचे वाली है ये मैग्नेटिक फोर्स है जो कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लग रही है। इसी को हम लॉरेंट्ज मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। अब अगर ये चार्ज पार्टिकल ऐसी जगह पे मोशन कर रहा है, ऐसी जगह पे मूव कर रहा है जहां इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फोर्स लगेगी। तो टोटल फोर्स जो होगी वो हो जाएगी इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स के सम के इक्वल, यानी कि QE प्लस QV क्रॉस B, या हम लिख सकते हैं F इज इक्वल टू QE प्लस QV क्रॉस B। Q कॉमन भी ले सकते हैं इसमें या ये छोड़ सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसे हम कहते हैं लॉरेंट्ज फोर्स। जो फोर्स निकाली हमने इसको बोलते हैं लॉरेंट्ज फोर्स। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। AIPMT 2003 में पूछा गया। एक लॉन्ग सोलेनॉइड है, उसमें करंट कैरी कर रहा है वो सोलेनॉइड, और उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है B। अगर उसमें करंट डबल कर दिया जाए और नंबर ऑफ टर्न्स पर सेंटीमीटर यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ आधे कर दिए जाए, हाफ कर दिए जाए, तो नया मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? तो पहले तो फॉर्मूला याद कर लीजिए। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड, सोलेनॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है? ये होता है भैया म्यू नॉट NI। N जो है यहाँ पे N होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और I जो है वो करंट है। फॉर्मूला मिल गया, B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI। अब क्वेश्चन की बात करें, N को तो इन्होंने आधा कर दिया और I को डबल कर दिया। N को तो आधा कर दिया, हाफ, और I को डबल कर दिया। तो N को आधा और I को डबल,
तो n को आधा करने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो है हमारा वो डबल आधा हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और करंट को डबल करने की वजह से डबल हो जाएगा, तो नेट इफेक्ट तो कुछ भी नहीं आया, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जो पहले था वही बाद में रहेगा, इट विल रिमेन सेम। फिर बता देता हूं एक बार कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यहाँ पे देखिए मैग्नेटिक फील्ड एन और आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एन को आधा करा तो ये आधा हो गया, आई को डबल करा तो फिर डबल हो गया, एक बार आधा हुआ फिर डबल हो गया, तो एक बार आधा करके फिर डबल करा मतलब कोई असर ही नहीं पड़ा, इट विल रिमेन सेम। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आंसर कौन सा होगा भाई? सेम, यानी कि बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। AIPMT 2003 का क्वेश्चन, चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में और डायरेक्शन जो है वो परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड है, तो क्या होगा? तो भैया पहले ही बता चुका हूं, फिर बता दूं, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो वर्क डन 0 होता है, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहती है, स्पीड कांस्टेंट रहती है। यानी कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड उस पर कोई वर्क नहीं करती, मैग्नेटिक फोर्स उस पर कोई वर्क नहीं करती, जिसकी वजह से उसकी स्पीड और काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहती है। तो पहला ऑप्शन ही सही हो गया, स्पीड ऑफ द पार्टिकल रिमेन्स अनचेंज्ड, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये AIPMT 2002 में पूछा गया, फिर 2004 में पूछा गया, रिपीट हुआ है क्वेश्चन ये। गैल्वेनोमीटर को अगर वोल्ट मीटर बनाना हो तो क्या करना चाहिए? तो गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर बनाने के लिए हाई वैल्यू रेजिस्टेंस सीरीज में लगा देना चाहिए। एमीटर पे भी क्वेश्चन आ चुका है, मैं पहले बता चुका हूँ कि एमीटर बनाना हो तो स्मॉल वैल्यू रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाया जाता है, और वोल्ट मीटर बनाना हो तो हाई वैल्यू रेजिस्टेंस सीरीज में। लिख भी देता हूँ, आप याद कर लीजिएगा। टू कन्वर्ट a galvanometer into voltmeter, a high value resistance is connected in series। इसका फॉर्मूला भी याद कर लीजिएगा, R इज इक्वल टू V अपॉन IG माइनस RG। तो हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज विद द गैल्वेनोमीटर, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक गैल्वेनोमीटर है जिसका रेजिस्टेंस है 50 ओम, 50 ओम। उस गैल्वेनोमीटर में 25 डिवीजन हैं, और एक डिवीजन के लिए जो डिफ्लेक्शन आता है वो करंट जो है वो 4 × 10⁻⁴ एम्पियर है। अच्छा, उसको हमें एक वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है जिसकी रेंज 25 वोल्ट होनी चाहिए, तो कितना रेजिस्टेंस हमें लगाना पड़ेगा? न्यूमेरिकल है, सॉल्व कर लेते हैं। AIPMT 2004 में पूछा गया क्वेश्चन, तो डेटा नोट कर लेते हैं पहले। रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर 50 ओम, 50 ओम। अच्छा, 25 डिवीजन है, 25 डिवीजन है, और करंट पर डिवीजन जो है, करंट पर डिवीजन वो है 4 × 10⁻⁴ एम्पियर। अच्छा, इसके अलावा जो रेंज हमें वोल्ट मीटर की चाहिए वो 25 वोल्ट। रेजिस्टेंस कितना लगाना पड़ेगा ये हमसे पूछा है, तो फॉर्मूला हम जानते हैं, R इज इक्वल टू V अपॉन IG माइनस RG। ये इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो पहले IG पता करें, IG क्या है और कितना है। V और RG की वैल्यू तो हमारे पास अवेलेबल है, V की वैल्यू 25 वोल्ट और RG की वैल्यू 50 ओम। हमें पता करना है IG कितना है। IG होता है हमारा फुल डिफ्लेक्शन, फुल है ना, फुल डिफ्लेक्शन करंट या फुल स्केल करंट। एक डिवीजन पे इतना है तो टोटल डिवीजन के लिए कितना करंट होगा? इसको हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ टोटल डिवीजन इनटू करंट पर डिवीजन।
अच्छा जी, नंबर ऑफ डिवीजन 25, कितने दिए हैं नंबर ऑफ डिवीजन 25, और पर डिवीजन करंट है 4 इंटू 10 की पावर माइनस 4 एम्पियर। तो ये हो गया 100 इंटू 10 की पावर माइनस 4 एम्पियर या 10 की पावर माइनस 2 एम्पियर। ये आई जी की वैल्यू आ गई। बस क्वेश्चन हो गया। आर की वैल्यू चाहिए तो V अपॉन आई जी माइनस आर जी। V25 आई जी की वैल्यू 10 की पावर माइनस 2 और माइनस 50। तो ये हो गया 2500 माइनस 50 यानी कि 2450 ओम। इतना रेजिस्टेंस हमें लगाना पड़ेगा 2450 ओम, 2450 ओम। ऑप्शन देखते हैं। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, 2450 ओम सीरीज में लगाना है। गलती से बी ऑप्शन भी टिक कर सकते हैं स्टूडेंट्स, है ना, तो गलती मत कीजिएगा। एज शंट लिखा हुआ है बी ऑप्शन में, शंट का मतलब पैरेलल में, और पैरेलल में तब कनेक्ट करते हैं जब एमीटर बनाना हो। यहाँ पे बनाना है वोल्ट मीटर, तो वोल्ट मीटर के लिए तो सीरीज में लगाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा हो गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। AIPMT 2005 का क्वेश्चन। एक इलेक्ट्रॉन है जो कि सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है यूनिफॉर्म स्पीड से। यूनिफॉर्म स्पीड उसकी दी हुई है v। वो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है b अपने सेंटर पे। तो उसका रेडियस प्रोपोर्शनल होगा। रेडियस सुनते ही इस चैप्टर में बच्चों के दिमाग में एक फॉर्मूला घूम जाता है, R इज इक्वल टू mv अपॉन बी क्यू। स्टूडेंट्स ये गलती बिल्कुल मत कीजिएगा, ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। फर्क है, जरा समझिए। ये वो रेडियस है भाई, एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर हो गया, मैग्नेटिक फील्ड में घुस गया, वो गोल गोल घूमेगा। अगर परपेंडिकुलरली एंटर हुआ है तो गोल गोल घूमेगा, तो उसके सर्कुलर पाथ का रेडियस कितना होगा, वो होगा इतना। बात समझो, मैग्नेटिक फील्ड में घुसने के बाद जो रेडियस होगा वो है ये mv अपॉन बी क्यू। हमसे कह रहे हैं पहले से घूम रहा था, कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं था, पहले से वहां पे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं था, चार्ज पार्टिकल घूमने लगा, अब उसके घूमने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आया, वो वाला मैग्नेटिक फील्ड। तो अपने आप घूम रहा था किसी रेडियस में, किसी सर्कुलर पाथ में, जिसका रेडियस कुछ भी हो सकता है, यहाँ वो बात की जा रही है ना। तो इसके साथ इसको मिक्स मत कीजिएगा, यहाँ सिचुएशन अलग है। एक चार्ज पार्टिकल पहले से सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, और जब वो सर्कुलर पाथ में घूम रहा है ना, तो उसके रेडियस की यहाँ बात कर रहे हैं। चार्ज पार्टिकल क्या, इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, ये इसका रेडियस, ये गोल गोल घूम रहा है। अब ये गोल गोल घूम रहा है तो करंट कैरिंग लूप की तरह बिहेव करेगा ये, और करंट कैरिंग लूप की तरह बिहेव करेगा तो सेंटर पे कुछ मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेगा, उससे हमें इसको सॉल्व करना है। तो सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करता है करंट कैरिंग लूप, जो वो करता है म्यू नॉट एन आई ओवर 2r। इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई। अब देखो, आई को मैं खोल के लिख सकता हूँ Q बाय टी, तो मैग्नेटिक फील्ड हो गया म्यू नॉट एन ओवर 2r, और आई की जगह मैंने लिख दिया Q बाय टी। अब फिर यहाँ टी को मैं लिख सकता हूँ 2 पाई r अपॉन v, डिस्टेंस अपॉन स्पीड के फॉर्मूले से। डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है एक रोटेशन में 2 पाई r, और स्पीड है इसकी v, तो मैं इसको लिख सकता हूँ b इज इक्वल टू म्यू नॉट एन क्यू ओवर 2r, और टाइम की जगह 2 पाई r अपॉन v, इस तरह से। अब ये इलेक्ट्रॉन है तो क्यू की जगह ई भी हो सकता है, जो हो गया म्यू नॉट एन ई, डिनोमिनेटर में 2 r इंटू 2 पाई r, और ये भी ऊपर आ गया, तो ये हो गया म्यू नॉट बाय 4 पाई एन ई ओवर आर स्क्वायर इंटू वी। यहां से देखें आर स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड पे ले गया मैं, तो ये हो गया म्यू नॉट बाय 4 पाई एन ई वी अपॉन बी। प्रोपोर्शनलिटी देखें तो आर स्क्वायर वी अपॉन बी पे डिपेंड कर रहा है। आर स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू वी अपॉन बी, या आर इज प्रोपोर्शनल टू वी अपॉन बी का अंडर रूट। तो ये जो रेडियस है वी और बी के अंडर रूट पे डिपेंड करेगा, वी अपॉन बी के अंडर रूट पे डिपेंड करेगा, और इसके अकॉर्डिंग सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट्स ने गलत किया होगा, वो छोटी सी मिस्टेक के एम वी अपॉन बी क्यू याद रह जाता है रेडियस के नाम पे, इस वजह से गलती हो जाती है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, AIPMT
2005 में पूछा गया। इसमें एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर दिया गया, इसमें करंट ट्रेवल कर रहा है आई, करंट इसमें ट्रेवल कर रहा है आई। अच्छा, जब ये करंट ट्रेवल करेगा तो अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर लेगा। लेफ्ट हैंड साइड पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो आउटवर्ड होगा, और राइट हैंड साइड पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इनवर्ड होगा। अब ये लेफ्ट हैंड साइड पे एक चार्ज पार्टिकल है, इस पे चार्ज है +q। अब ये चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है x डायरेक्शन में, तो इस पे फोर्स किस तरफ लगेगी? तो फोर्स निकालने के लिए हम फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल इस्तेमाल करेंगे। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, इसको याद भी रखिएगा, F फॉर फोर्स, L फॉर लेफ्ट। बहुत से बच्चे फोर्स कैलकुलेट करने के लिए राइट हैंड रूल लगा देते हैं, लेकिन फोर्स के लिए लेफ्ट हैंड रूल इस्तेमाल किया जाता है। अब लेफ्ट हैंड रूल लगाएं तो इससे हम देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग, ये देखिए मैं दिखा देता हूँ आपको, ये मेरी 3 फिंगर्स हैं, अंगूठा जो है इस तरह से लेफ्ट हैंड रूल लगाया जाता है। अंगूठा फोर्स की डायरेक्शन बताता है, ये जो पहले वाली फिंगर है, ये पहले वाली फिंगर ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताती है, और ये दूसरे वाली फिंगर करंट की डायरेक्शन बताती है। करंट मतलब जिस तरफ पॉजिटिव चार्ज ट्रेवल कर रहा है वही करंट की डायरेक्शन होगी। तो राइट हैंड साइड पे देखें तो मैग्नेटिक फील्ड हो गया इनवर्ड, अंदर की तरफ, करंट हो गया ओ एक्स की तरफ, एक्स डायरेक्शन में। तो अंगूठा जा रहा है ऊपर की तरफ, ऊपर मतलब वाई डायरेक्शन में, ओ वाई। तो हमें दिखाई दे रहा है कि फोर्स जो लगेगी वो ओ वाई की तरफ लगेगी, अलोंग ओ वाई, है ना। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन AIPMT 2006 में पूछा गया। 2 सर्कुलर कॉइल है हमारे पास, 1 और 2, है ना। सेम वायर की बनी हुई है, लेकिन रेडियस जो है पहले वाली का ज्यादा है, डबल है दूसरे वाली से। यानी कि रेडियस की बात करें तो हमें रेडियस का रेशो दे दिया 2:1। अच्छा, रेडियस मिल गया हमें, फर्स्ट कॉइल इज ट्वाइस दैट ऑफ द सेकंड कॉइल। चलो इससे और क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? रेडियस ज्यादा होगा तो सरकमफ्रेंस ज्यादा होगी, है ना। अब सरकमफ्रेंस ज्यादा होगी मतलब कॉइल की लेंथ ज्यादा होगी। लेंथ क्या होती है इसी के अकॉर्डिंग देखें, रेडियस पे डिपेंड करती है। लेंथ जो होगी पूरे कॉइल की वो होती है 2πr। भाई L इज इक्वल टू 2πr तो लिखोगे कॉइल के लिए, तो R पे डिपेंड कर गया, तो जो रेडियस का रेशो है वही लेंथ का रेशो है, यानी कि 2:1। अब लेंथ पे डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए रेजिस्टेंस का रेशो भी होगा 2:1। अच्छा, अब देखते हैं, इन्होंने कहा पोटेंशियल डिफरेंस का रेशो कितना कितना रखें दोनों कॉइल में, ताकि सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो वो सेम वैल्यू का हो। यानी कि पहली कॉइल में डेवलप होने वाला मैग्नेटिक फील्ड और दूसरी कॉइल में डेवलप होने वाला मैग्नेटिक फील्ड दोनों की वैल्यू सेम हो जाए। तो लिख लेते हैं फॉर्मूला। करंट कैरिंग कॉइल के सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो होता है μ0 Ni/2r। दूसरे के लिए भी μ0 Ni/2r। अब यहाँ फर्स्ट और सेकंड कॉइल की बात है तो करंट की जगह मैं I1 और रेडियस की जगह R1, दूसरे वाली में करंट की जगह I2 और रेडियस की जगह R2 लिख देता हूँ। बाकी कांस्टेंट चीजें कैंसिल आउट हो जाएंगी, μ0 से μ0 कैंसिल हो गया, n से n कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। अच्छा, तो ये वैल्यू आई। अब I1/R1 इज इक्वल टू I2/R2। अब करंट जो होता है हमारा वो हम जानते हैं कि करंट होता है V/R, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस होता है तो इसको रिप्लेस कर देते हैं। I1 की जगह मैं लिख सकता हूँ V1/R1 इंटू स्मॉल r1, और इधर लिख सकता हूँ V2/R2 इंटू स्मॉल r2। हमें V1 V2 का रेशो चाहिए, तो V1/V2 ये हो गया R1/R2 इंटू स्मॉल r1/स्मॉल r2। अब कैपिटल R1 और कैपिटल R2 का रेशो मतलब रेजिस्टेंस का रेशो, स्मॉल r1 और स्मॉल r2 का रेशो मतलब रेडियस का रेशो, और दोनों की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है, हमने निकाल ली थी शुरू में ही, 2:1। ये भी 2/1 और ये भी 2/1। तो पोटेंशियल डिफरेंस का रेशो हो गया 4:1। ये आंसर है। ऑप्शन देखते हैं, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर।
आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, AIPMT 2006 का क्वेश्चन। एक चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है जिसकी वैल्यू है b, ठीक है। इस पे फोर्स, इस पे लगने वाली फोर्स नॉन जीरो होनी चाहिए, मतलब जीरो नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए क्या कंडीशन है भाई? तो फोर्स का फॉर्मूला होता है क्यू वी बी साइन थीटा। ये फोर्स दो ही कंडीशन में जीरो हो सकती है, जब थीटा जीरो हो या थीटा 180 डिग्री हो, है ना, तभी फोर्स जीरो हो सकती है। इसके अलावा किसी और एंगल पे जीरो नहीं हो सकती। तो एंगल की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जीरो और 180 के अलावा। साइन जीरो भी जीरो होता है और साइन 180 भी जीरो होता है। तो angle between them can have any value other than 0 and 180. D option is the right answer. Next question, ये AIPMT 2007 में पूछा गया। एक एमीटर का रेजिस्टेंस हमें दिया गया है 13 ओम। वो करंट रीड कर सकता है 100 एम्पियर तक का। उसकी रेंज हमें बढ़ा के करना है 750 एम्पियर, 750 एम्पियर, ठीक है। अच्छा, तो कितना शंट लगाना चाहिए? तो शंट का फॉर्मूला IG RG अपॉन I माइनस IG होता है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। IG मतलब पहले कितना नाप सकता था? पहले नाप सकता था 100, रेजिस्टेंस कितना था 13, बाद में कितना करना है हमें 750 तक नाप सके, IG की वैल्यू 100, तो ये हो गया 1300 अपॉन 650 यानी कि 2 ओम। तो हमें 2 ओम का शंट लगाना होगा। तो इस हिसाब से ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये AIPMT 2008 का क्वेश्चन। एक गैल्वेनोमीटर है जिसका रेजिस्टेंस है 50 ओम, बैटरी लगी हुई है 3 वोल्ट की, ठीक है, और रेजिस्टेंस है 2950 ओम। अच्छा, अब इसमें 30 डिविजन है। अच्छा, हमें करंट कम करना है, करंट 20 डिविजन तक लेके आना है। जरा समझिए बात को। फुल स्केल डिफ्लेक्शन जो है, जब हमें फुल स्केल डिफ्लेक्शन पास कर देते हैं तो 30 डिवीजन ऑब्टेन होते हैं गैल्वेनोमीटर में। ये डिफ्लेक्शन हमें 20 डिवीजन तक लेके आना, मतलब करंट की वैल्यू कम करनी है 30 डिवीजन से 20 डिवीजन, 30 से 20 पे लेके आना है। भाई अगर मैं डायग्रामेटिकली आपको समझाऊं तो ये मैंने मीटर बनाया, इसमें मार्किंग है, यहाँ पे 10 डिवीजन की मार्किंग है, यहाँ पे 20 डिवीजन की मार्किंग है, और यहाँ पे 30 डिवीजन की मार्किंग है, यहाँ 0 डिवीजन की मार्किंग है। तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट जो होता था तो निडल यहाँ पे मार्क करती थी पहले, अब बाद में यहाँ पे मार्क करनी चाहिए। तो हमें करंट कम करना है। फुल स्केल डिफ्लेक्शन पहले इतना था फर्स्ट केस में, सेकंड केस में उसको इतना करना है, 20 डिवीजन तक आए। तो 30 डिवीजन से 20 डिवीजन पे लेके आना है हमें। तो जाहिर सी बात है करंट कम करना है, और कितना कम करना है? फाइनल करंट 2/3 कर देना है इनिशियल वाले का। बहुत से बच्चे कहते हैं सर ये फैक्टर निकालना नहीं आता, ये 2/3 कैसे हो गया, 1/3 कैसे हो गया, हाफ कैसे हो गया, 1/4 कैसे हो गया। तो मैं बता दूं इसमें कुछ नहीं करना होता बेटा, इसमें बस फाइनल वैल्यू को इनिशियल से डिवाइड कर दिया करो। यानी कि फाइनल जो है, यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं फाइनल करंट कितना होना चाहिए 20 डिवीजन पे, और इनिशियल कितना था 30 डिवीजन पे, डिवाइड कर दो। तो आई डैश अपॉन आई 2/3 मिल गया, या आई डैश की वैल्यू हो गई 2/3 ऑफ आई। तो करंट हमें कितना कर देना है? करंट हमें 2/3 कर देना है। आई डैश को हमें 2/3 टाइम्स कर देना है ऑफ आई। अब करंट को 2/3 टाइम्स कर देना है, तो करंट तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना रेजिस्टेंस के। करंट कम हुआ मतलब रेजिस्टेंस बढ़ गया होगा, रेजिस्टेंस बढ़ाना पड़ेगा। तो रेजिस्टेंस जो है वो हमें 3/2, उसका उल्टा करना पड़ेगा ना, 3/2 टाइम्स ऑफ आर करना पड़ेगा। पुराने वाले रेजिस्टेंस का 3/2 टाइम्स करना पड़ेगा। अब पुराना रेजिस्टेंस कितना था देखें जरा क्वेश्चन में। पुराना रेजिस्टेंस भाई 2950 ओम तो सीरीज में लगा हुआ था, और 50 ओम गैल्वेनोमीटर का था। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया 2950 और 50, यानी कि 3000 ओम का टोटल रेजिस्टेंस था। तो फाइनल रेजिस्टेंस कितना हो जाना चाहिए? R डैश इज इक्वल टू
3/2 टाइम्स ऑफ 3000 ओम, यानी के 9000/2 ओम, यानी के 4500 ओम। तो फाइनल इतना हो जाना चाहिए, जबकि इसमें गैल्वेनोमीटर के पास पहले से 50 ओम है, गैल्वेनोमीटर के पास पहले से 50 ओम है, तो हमें कितना देना पड़ेगा? 4500 माइनस 50, यानी के 4450 ओम, इतना रेजिस्टेंस और एडिशनल लगाना पड़ेगा हमें, है ना? तो रेजिस्टेंस इन सीरीज में 4450 ओम का रेजिस्टेंस होना चाहिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। AIPMT 2008 का क्वेश्चन, इसमें कॉइल दी हुई है। अच्छा, क्लोज लूप है PQRS, इसमें करंट ट्रेवल कर रहा है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में इसको रखा हुआ है। अलग अलग सेगमेंट्स पे जो फोर्सेस लग रही है वो दे दी गई, F1, F2 और F3। अच्छा, प्लेन ऑफ पेपर में ही लग रही है ये। सेगमेंट QP जो है उस पर कितनी फोर्स लगेगी? तो पहली बात तो ये कि कॉइल पे नेट फोर्स 0 होती है भैया। अच्छा, हर साइड सामने वाली साइड को बैलेंस कर लेती है। अब देखें तो इस पे PQ पे कितनी फोर्स लगेगी? फोर्स जो लगती है वो परपेंडिकुलर टू लेंथ लगती है। डायग्रामेटिकली देखें तो फोर्स इस पे ऐसे लगेगी, और इसी की वैल्यू मुझे पता करनी है। तो नेट फोर्स 0 होने की वजह से ये वाली जो फोर्स है, जो रेड पेन से मैंने लिखी है, ये बाकी तीनों के रिजल्टेंट को बैलेंस कर लेनी चाहिए। अब बैलेंस कैसे करेगी वो देखते हैं। भाई ये देखो, F3 जो लग रही है QR पे या RQ पे, वो QR या RQ जो वायर है इसकी लेंथ ज्यादा है, तो उस पर लगने वाली फोर्स भी ज्यादा होगी, और जो PS है उस पर लगने वाली फोर्स कम होगी क्योंकि उसकी लेंथ कम है। तो इस तरफ नेट फोर्स जो लगेगी वो लगेगी F3 माइनस F1, और नीचे की तरफ लगेगी F2। अब ये इनका रिजल्टेंट जो आएगा वो ऐसे आएगा, इस तरफ। साफ सुथरा सा बना देता हूं ताकि समझने में आपको आसानी रहे। इस तरफ नेट फोर्स जो लगेगी वो लगेगी F3 माइनस F1, नीचे की तरफ SR ब्रांच पे जो फोर्स लगेगी वो लगेगी F2। अब ये दोनों हो गए परपेंडिकुलर, तो रिजल्टेंट जो आएगा वो आएगा ऐसे, ठीक है? F डैश मान लेते हैं उसको, और ये F डैश इधर लगने वाली F को बैलेंस करेगा, तब कहीं जाके नेट फोर्स 0 हो पाएगी। ये F डैश और F एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, तो F डैश की वैल्यू जो होगी वो होगी F3 माइनस F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर, और फिर इसका अंडर रूट, क्योंकि 90 डिग्री पे अगर दो वेक्टर काम करते हैं तो उनका रिजल्टेंट निकालने का यही तरीका होता है, दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए, फिर अंडर रूट ले लीजिए, है ना? तो इस हिसाब से डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। AIPMT 2008 का क्वेश्चन, एक पार्टिकल, इसका मास है m, चार्ज है कैपिटल Q, काइनेटिक एनर्जी है कैपिटल T, ये एक ट्रांसवर्स यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एंटर हो जाता है, ठीक है? तो 3 सेकंड बाद काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? इसी वीडियो में पहले दूसरे क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि जब कोई चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है, या ट्रांसवर्स लिखा हुआ है, ट्रांसवर्स का मतलब भी परपेंडिकुलर से ही है। जब परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहती है। तो जब काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगी इसका मतलब चेंज नहीं होगी, पहले अगर टी थी तो बाद में भी टी रहेगी, यानी कि ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया, रिपीट हुआ है, AIPMT 2007 और 2009 में आया हुआ है। तो इसमें कह रहे हैं कि टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन, जब कोई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, उसकी स्पीड है v, रेडियस है r, तो टाइम पीरियड किस पे डिपेंड करेगा, किस पे नहीं करेगा? v और r में से किस पे डिपेंड करेगा, किस पे नहीं? तो टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन का फॉर्मूला याद कर लीजिए स्टूडेंट्स। टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन ये होता है 2 पाई m ओवर बी क्यू। तो इस फॉर्मूले में ना तो v आ रहा है ना r आ रहा है, तो टाइम पीरियड ना तो वेलोसिटी पे, स्पीड पे डिपेंड करता है, और ना ही रेडियस पे डिपेंड करता है। तो v और r में से, दोनों में से किसी पे भी डिपेंड नहीं करेगा, दोनों के इंडिपेंडेंट होगा। हम लिख सकते हैं टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ बोथ v एंड r, ठीक है?
बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आज की इस वीडियो में इतना ही डिस्कशन करेंगे। अब इस पे मैं 2 वीडियो और बनाऊंगा, उसके बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। आई होप मेरे समझाने से आपको फायदा हो रहा होगा। अगर कोई बेनिफिट मिल रहा है तो प्लीज स्टूडेंट्स इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियोस को लाइक और शेयर कर दिया कीजिए। थैंक यू वेरी मच।